ऐसी तो कोई बातें हैं नहीं। तो हम लोग सारा सिलेबस पढ़ लें। जो यूजलेस है उसको छोड़ा जा सकता है, जो यूजलेस सिलेबस है उसको छोड़ा जा सकता है। सारे सिलेबस को छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। जैसे देखिए, मैं बात करता हूं ये आप देखिए 11th ट्रांजिशन फेज है हम लोग का। सारे कैरियर का बिगनिंग फेज माना जाता है 11 को, है ना। कैरियर का बिगनिंग फेज 11 को माना जाता है ही। तो क्योंकि इस स्टेज पर स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन बेस्ड कंटेंट ओरिएंटेड कोर्स आर इंट्रोड्यूस्ड। जैसे अभी तक क्लास 10 तक आप साइंस पढ़ते आ रहे थे, अब साइंस को भी 3 भाग में डिवाइड करके आपको दिया गया है ना। फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग। और इस मुकाम पर आपको पहुंचने में 10 साल लगा है ना, प्री प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज और सेकेंडरी लेवल पढ़ करके। केमिस्ट्री का क्या क्या बेनिफिट है देखिए, इसमें सब कुछ है। लेकिन मेन जो हम लोग को चर्चा करना है वो सिलेबस पर आधारित। देखिए क्या है इसमें, हम लोग को अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री व्हाइल रिटेनिंग द एक्साइटमेंट ऑफ केमिस्ट्री मेक स्टूडेंट कैपेबल ऑफ स्टडिंग केमिस्ट्री इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल कोर्स सच एज मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड टर्शियरी लेवल। मतलब आगे भी आप केमिस्ट्री पढ़िए, इस तरह का आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए, है ना। इस तरह का कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए कि आप आगे भी केमिस्ट्री पढ़िए, है ना। ये एम है। अब देखिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं रिलेटेड टू हेल्थ, न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन, वेदर, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। वो सबसे इक्विप होना है। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन स्टूडेंट, आप लोग में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आने चाहिए। स्टूडेंट को डिफरेंट प्रोसेस जो यूज होता है इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में, उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। केमिस्ट्री के इंटरफेस, डिसिप्लिन ऑफ साइंस जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, इंजीनियरिंग, ये सब का भी ओवरव्यू होना चाहिए। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यूज्ड इन डेली लाइफ, इसका भी ओवरव्यू होना चाहिए। कंटेक्स्ट ऑफ केमिस्ट्री के साथ आपको जीने के लिए सीखना चाहिए। देखिए सिलेबस और मार्क्स कैसे कैसे इस बार 11th जो आप एग्जाम दोगे उसमें क्वेश्चन आएगा। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री 10 पीरियड्स का है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम 12 पीरियड का हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है
और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दोनों को मिला करके 11 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग 11 मार्क्स की तो पढ़ाई कर लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी चल रहा है, ये 4 मार्क्स का। तो 15 मार्क्स का हम लोग लगभग सिलेबस पढ़ चुके। आगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 14 लेक्चर का है। स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेज एंड लिक्विड 9 लेक्चर का है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 14 लेक्चर का है। इक्विलिब्रियम 12 लेक्चर का। ये 4 चैप्टर से, मेरा कहने का मतलब केमिकल बॉन्डिंग से स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम मिलाकर के 21 मार्क्स का क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट, ये 4 चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन का 4 लेक्चर में खत्म कीजिए। हाइड्रोजन 4 लेक्चर में, एस ब्लॉक 5 लेक्चर में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स 9 लेक्चर में। और इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं? 16 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्लियर? आगे देखिए, उनसे 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, इसमें आपको नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस है 10 लेक्चर्स में। और हाइड्रोकार्बन, जिसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन के बारे में जानना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में, उस पर 18 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। टोटल 119 लेक्चर्स में थ्योरी को कंप्लीट करने बोल रहा है। प्रयास रहेगा हम लोग को, है ना? बस टाइम से पहले फिनिश कर लेना कि बाद में हड़बड़ी ना हो। अब देखिए, सबसे पहली बात कि किस चैप्टर में कौन सा पोर्शन है, कौन सा पोर्शन हटाया गया, ये सबसे जरूरी चीज है। जो पोर्शन है वो मैं दिखा रहा हूं, और जो पोर्शन हटाया गया है उसको मैं आपको इधर से बताऊंगा। लिखते जाइएगा जरूर से कि कौन कौन सा पोर्शन हटाया गया। तो जो पहला चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें तो फालतू चीज था उसको हटा दिया। जैसे जैसे इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेज, ये हटाया नहीं, इसको रखा हुआ है। जनरल इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस स्कोप ऑफ केमिस्ट्री है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास है, मोल कॉन्सेप्ट है, मोलर मास है, परसेंटेज कंपोजिशन है, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, केमिकल रिएक्शन, स्टोइकियोमेट्री एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री है। कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म को हटा दिया। क्या क्या टर्म डिलीट किया है आप नोट कर लो। इस चैप्टर से नेचर ऑफ मैटर हटाया, नोट कीजिए, नेचर ऑफ मैटर। दूसरा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, पहला नेचर ऑफ मैटर हटाया, दूसरा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तीसरा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हटाया। तीसरा क्या हटाया? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फिर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड एटम, इसको भी हटा दिया। कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलिमेंट, एटम एंड मॉलिक्यूल, इसको भी हटा दिया। क्लियर? तो ये चीज हटाया, नेचर ऑफ मैटर हटा दिया, मैंने सॉलिड लिक्विड गैस जो जानना था, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलिमेंट, एटम एंड मॉलिक्यूल पीरियड में फिनिश करिए। फिर अगला चैप्टर में ये पीरियड में फिनिश करिए। फिर अगला चैप्टर में ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोर्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल, सब सेल, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट पढ़ चुके हो। डी ब्रोगली रिलेशनशिप पढ़ चुके हो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ लिए। कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्बिटल्स, क्वांटम नंबर पढ़ चुके।
शेप ऑफ sp-d ऑर्बिटल, रूल ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, होन्स रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फुल फील्ड, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। बोर्स मॉडल से पढ़ना, यानी क्या क्या हटाया है हम तो पढ़ा चुके ऑलरेडी, नोट कर लीजिए। जो हटाया है डिलीटेड पोर्शन इस चैप्टर से, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्या रिमूव किया? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, पहला बात। एटॉमिक नंबर, दूसरा बात। एटॉमिक नंबर, दूसरा बात। तीसरा बात आइसोटोप एंड आइसोबार्स, जो हटाया उसमें तीसरा बात आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। चौथा बात थॉमसन मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन, थॉमसन मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन। और पांचवा बात रदरफोर्ड मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन, रदरफोर्ड मॉडल वगैरह को हटा दिया है। हम लोग बेकार इतना मेहनत किए है ना, चलिए कोई बात नहीं। थर्ड चैप्टर पीरियोडिक टेबल की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या किया है देख लें। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कह रहा है कि 12 पीरियड में फिनिश करिए। अब देखते हैं पीरियोडिक टेबल का क्या सीन है। देखिए क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट्स इन पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी 6 पीरियड में करा। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से सीधे आने का, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक रेडियस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आयनिक रेडियस पढ़ चुके हैं, इनर्ट गैस का रेडियस बता चुके हैं, इसको अप्लाई भी कर चुके हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग के कल का टॉपिक भी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 ऑलरेडी डिस्कस्ड है ना। अब इसमें से क्या हटाया है नोट करिए, वो तो मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। पीरियोडिक टेबल में से क्या हटाया है? द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक टेबल में क्या हटाया है? सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसको हटा दिया, मतलब जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल को रिमूव कर दिया है। आगे बात करें केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, 14 पीरियड में फिनिश करने का रहा। लिटरली केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का जो पहले से सिलेबस है उसी को अभी भी मेंटेन रखा है, इसको हटाया नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में से कुछ भी हटाया नहीं है, नोट कर लीजिए। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्ड पैरामीटर, लेवल डॉट स्ट्रक्चर, पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, रेजोनेंस, ज्योमेट्री ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल, VSEPR थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, SPD और मतलब हाइब्रिडाइजेशन, ये सब पता करना है सिंपल मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, क्वालिटेटिव आइडिया ओनली। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में जानना है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से कुछ भी नहीं हटाया। आगे स्टेट्स ऑफ मैटर का बात करते हैं, गैसेज एंड लिक्विड। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो इंट्रोडक्शन उसको रखा है। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, सॉलिड में कितना, लिक्विड में कितना, गैस में कितना। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में चर्चा है। रोल ऑफ गैस लॉज इन elucidating the concept of molecule, Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac's law, Avogadro's law, ideal behavior, empirical deviation of gas equation, मतलब रियल गैस इक्वेशन का बात कर रहा है। एवोगाड्रोज नंबर, आइडियल गैस इक्वेशन एंड डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये सब जानना है। अब इसमें से जो लिक्विड का पोर्शन है वो हटा दिया, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेज हटा दिया, क्रिटिकल टेम्परेचर हटा दिया, काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड हटा दिया, लिक्विड स्टेट, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन हटा दिया। अब थर्मोडायनेमिक्स की चर्चा करते हैं।
नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी कुछ हटाया या रखे हुए है पूरा, इसकी डिस्कशन हम लोग अभी करते हैं। देखिए केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टम सराउंडिंग ये सब तो रखा है, टाइप्स ऑफ सिस्टम सराउंडिंग वर्क हीट एनर्जी एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी सब कुछ है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इंटरनल एनर्जी है, इंथैल्पी मेजरमेंट डेल्टा यू डेल्टा एच, हेस लॉ है, इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन है, कंबशन है, फॉर्मेशन एटोमाइजेशन सब्लिमेशन फेज ट्रांजिशन। और फेज ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनना। आयोनाइजेशन सॉल्यूशन एंड डाइल्यूशन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है, जिसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ एंट्रोपी एज स्टेट फंक्शन गिव्स एनर्जी, चेंज ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है, बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मतलब आपका तीनों लॉ जानना है। हटाया क्या है थर्मोडायनेमिक्स में, तो हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हटा दिया है। हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हटा दिया है, उधर फिजिक्स में रखा होगा इसलिए यहां से हटा दिया। क्राइटेरिया ऑफ इक्विलिब्रियम को भी हटा दिया है, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस में इक्विलिब्रियम का कंडीशन आता है, उसको यहां से हटा दिया है। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम चैप्टर की ओर मूव करते हैं। 12 पीरियड में इक्विलिब्रियम चैप्टर को फिनिश करने का रहा, देख लीजिए आप। तो सबसे पहला बात कर रहा है इक्विलिब्रियम इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम, डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, लीच एटलियर्स प्रिंसिपल, आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम से ही कुछ हटाया होगा, केमिकल से नहीं हटाया होगा। आयोनाइजेशन ऑफ एसिड है, बेसिक का भी है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन ऑफ पॉली बेसिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, बफर सॉल्यूशन भी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, कॉमन आयन इफेक्ट विथ इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल। तो क्या हटा दिया, सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे टफ टॉपिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, इससे हटा दिया। चलिए आप बच गए, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट हटा दिया। और क्या हटाया, हेंडरसन इक्वेशन हटाया, हेंडरसन इक्वेशन हटाया, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट हटाया। आगे रिडॉक्स रिएक्शन की बात कीजिए, 4 पीरियड में कह रहा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट तो ऐसे भी आपको क्लास 10 में मालूम है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बस इतना है। इसमें क्या हटाया है रिडॉक्स रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन के एप्लीकेशन को हटा दिया। जैसे हम लोग केटायन एनायन कैथोड एनोड सेल पोटेंशियल निकालने के लिए सीखते थे, वो अब नहीं सीखना। हाइड्रोजन चैप्टर में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल तो जानना है, अक्रेंस भी इसका जानना है, आइसोटोप्स का बात करना है हाइड्रोजन का, हाइड्राइड का बात करना है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, हेवी वाटर का बात करना, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल का बात करना। मैंने हाइड्रोजन चैप्टर में हाइड्रोजन और वाटर के बारे में बात करना है, तो हटाया क्या है, हाइड्रोजन का प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूज, हाइड्रोजन का प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूज, हाइड्रोजन का प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूज हटा दिया। वाटर का रखा है, हाइड्रोजन का हटा दिया। और क्या हटाया है जी, हाइड्रोजन परऑक्साइड को पूरी तरह से हटा दिया। हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रिपरेशन भी हटाया, रिएक्शन भी हटाया, स्ट्रक्चर भी हटा दिया, यूज भी हटा दिया। यानी हाइड्रोजन चैप्टर से हाइड्रोजन परऑक्साइड को पूरी तरह से अलविदा कर दिया और हाइड्रोजन का प्रिपरेशन प्रॉपर्टी और यूज भी खत्म कर दिया। वाटर का रखा है सब कुछ, है ना, इसलिए हाइड्रोजन 4 पीरियड में हो जाएगी। अब देखिए हाइड्रोजन के बाद एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का बात करते हैं। देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स अल्कलियन एंड क्लाइन अर्थ मेटल,
एस ब्लॉक यानी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स। जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जानना है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अक्रेंस जानना है। एनोमेलस प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, दोनों ग्रुप का पहला एलिमेंट का एनोमेलस प्रॉपर्टी जानना है। डायगोनल रिलेशनशिप ट्रेंड, डायगोनल रिलेशनशिप जानना है। ट्रेंड इन वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वेरी करेगा, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस कैसे वेरी करेगा, केमिकल रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, वाटर, हाइड्रोजन एंड हैलोजन कैसे वेरी करेगा, और इसका यूज जानना है। क्लियर। एस ब्लॉक में अब एस ब्लॉक से हटाया क्या है, द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, कुछ कंपाउंड का प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी हटा दिया। जैसे कौन कौन कंपाउंड है नोट कर सकते हैं आप, किस किस कंपाउंड का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी हटा दिया है, तो आप नोट करिए कंपाउंड का प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी, कौन कौन कंपाउंड का प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी को हटाया है। देखिए नोट कीजिए, सोडियम कार्बोनेट का हटा दिया है, सोडियम कार्बोनेट का हटा दिया, सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन प्रॉपर्टी हटा दिया। सोडियम क्लोराइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, फिर क्या हटाया, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ये भी हटा दिया। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों हटा चुका। इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड को भी हटाया, नोट करते जाइए, कैल्शियम कार्बोनेट को भी हटाया, और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम को भी हटा दिया। बहुत छोटा कर दिया इस ब्लॉक को, बहुत छोटा कर दिया है, इसलिए 5 पीरियड में पॉसिबल है, हो जाएगा। अब देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के बारे में हम लोग को जानना है। ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18 ये सब क्लास 12 में। ग्रुप 13 में क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस, वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट का ही बात कर रहा है, पहले दो एलिमेंट के बारे में जानना था। ऑफ द ग्रुप बोरॉन, बोरॉन का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जानना। फर्स्ट एलिमेंट ग्रुप 13 का ही है ना, बाकी किसी का नहीं जानना। एल्युमिनियम का पहले जानना था, वो अब नहीं जानना। ग्रुप 14 में सेम बात, जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस, वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट कार्बन, कैटिनेशन, कार्बन का कैटिनेशन जानना है, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन जानना है, कार्बन का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जानना है। सिलिकॉन के बारे में हटा चुका है। पी ब्लॉक में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में हटाया, जैसे बोरेक्स, नोट करिएगा पी ब्लॉक में क्या क्या हटाया, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, बोरेक्स, बोरिक एसिड, बोरिक हाइड्राइड, अल्युमिनियम हटा दिया, अल्युमिनियम पूरी तरह से हटा दिया, रिएक्शन विथ एसिड, अल्कलीज एंड यूजेज, अल्युमिनियम पूरी तरह से हटा दिया। इसके बाद कार्बन का यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ऑक्साइड हटा दिया, कार्बन के कंपाउंड्स का यूज हटा दिया, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके यूज को हटा दिया। फिर सिलिकॉन को तो पूरी तरह से हटा दिया, जब सिलिकॉन हटा दिया तो सिलिकेट और जियोलाइट और उसका यूज भी खत्म हो गया। ये आपका इनऑर्गेनिक 9 पीरियड्स में था। आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़े, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की ओर। देखिए पहला ऑर्गेनिक चैप्टर का बात करते हैं। ऑर्गेनिक
क्या करा, जनरल इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉनिक पहला तो नोमेनक्लेचर हो गया। फिर ये मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं उसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड, माने होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, स्टेरिक इफेक्ट, इसकी बात हम लोग को करनी है, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये सब का बात करना। फिर अक्रेंस, वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी ऊपर आ गया, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। फिर फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट का चर्चा करना है। फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बन आयंस, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का भी चर्चा यहाँ पर करना है। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन डिटेल से करना है कि क्या करना है वो अभी आपको पता चलेगा। अब इसमें से हटाया क्या है, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन हटा दिया, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस को भी हटा दिया, है ना। आगे बढ़िए। ये देखिए, ये हाइड्रोकार्बन बहुत बड़ा चैप्टर है। देखिए इसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एलिफैटिक, एरोमेटिक, जितने तरह के होते हैं सारों का क्लासिफिकेशन करना है। इसके बाद सबसे पहला चर्चा करना अल्केन का। अल्केन में भी सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिक का चैप्टर शुरू करोगे तो सबसे पहले उसका नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म का चर्चा करना। फिर अल्केन का कॉन्फर्मेशन, इथेन का केवल कॉन्फर्मेशन का चर्चा करना, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन, ये सब चर्चा करना अल्केन का। प्रिपेयर कैसे होगा उसकी भी चर्चा करनी। अल्कीन में भी सेम बात, नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन, वाटर, हाइड्रोजन हैलाइड, मार्कोनिकॉव्स रूल, इसी में पढ़ना बहुत, हार्ट ऑफ द केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं, हार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन, मार्कोनिकॉव्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्लियर, ये हो गया आपका अल्कीन में। अल्काइन में नोमेनक्लेचर जानना है, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, सिर्फ इथाइन का जानना, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन, एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैलाइड इन वाटर। हाइड्रोजन का एडिशन कैसे होगा ट्रिपल बॉन्ड पर, हैलोजन का कैसे होगा, हाइड्रोजन हैलाइड का कैसे होगा वाटर में, वाटर का एडिशन कैसे होगा ट्रिपल बॉन्ड पर। फिर बेंजीन का बात करना है, आई मीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर IUPAC नोमिंग, बेंजीन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, केमिकल प्रॉपर्टी जानना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन में नाइट्रेशन है, सल्फर रिएक्शन, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन में नाइट्रेशन है, सल्फर अल्काइलेशन रिएक्शन, अल्काइलेशन रिएक्शन, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। इतना बात जानना। ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है हर एक चैप्टर में आपको यूज होगा 12 में, इसमें कुछ छोड़ा नहीं जा सकता। अब क्या हटाया है इस चैप्टर में, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, कंबसन एंड पायरोलाइसिस। चलिए कंबसन एंड पायरोलाइसिस का कोई यूज नहीं है, पहले से भी कंबसन जानते हो, पायरोलाइसिस का कोई यूज नहीं, लेकिन ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन है इसको छोड़ा नहीं जा सकता। इसके बाद एक चैप्टर और है जिसको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं, उस चैप्टर को इस सेशन के लिए पूरी तरह से रिमूव कर दिया है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को पूरी तरह से इस बार रिमूव कर दिया है ना।
इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को पूरी तरह से रिमूव कर दिया है तो उस चैप्टर के बारे में स्टडी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्लियर? अब मैं बताता हूं पोर्टफोलियो किस तरह का है। इसका प्रैक्टिकल्स की भी चर्चा करनी है, बेस्ड ऑन पीएच प्रैक्टिकल्स हैं। देखिए ये देखिए आप प्रैक्टिकल में इवैल्यूएशन स्कीम क्या होगा। प्रैक्टिकल में इवैल्यूएशन स्कीम एग्जामिनेशन के लिए क्या होगा, तो देखिए प्रैक्टिकल में एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, जो प्रैक्टिकल 11th का है वही प्रैक्टिकल 12th का है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से 12th में भी एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का आपके लिए भी है, सॉल्ट एनालिसिस में 12th में भी है, आपके लिए भी है, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट आपके लिए भी है, 12th में भी है। तो ये तैयारी कर लोगे तो 12th का आपके लिए सेमीफाइनल तैयार रहेगा। प्रोजेक्ट वर्क वहां भी 4 नंबर, आपको भी 4 नंबर, क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा वहां भी 4 नंबर, आपको भी 4 नंबर। तो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का हो गया, 30 मार्क्स का, तो थ्योरी 70 मार्क्स। क्लियर? और प्रैक्टिकल में कह रहा कि 44 पीरियड्स को देने, इतना दिया नहीं जाता है लेकिन ठीक है। अब देखिए प्रैक्टिकल में बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कटिंग ग्लास ट्यूब एंड ग्लास रॉड, बेंडिंग ए ग्लास ट्यूब को कैसे बेंड करते हैं, ड्राइंग आउट ए ग्लास जेट, बोरिंग ए कॉर्क, कैरेक्टराइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमाइन करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट को डिटरमाइन करना है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, हेलम, कॉपर सल्फेट, बेंजोइक एसिड, ये सब का क्रिस्टलाइजेशन करना है। अब क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में क्या है देखिए, और क्वालिटेटिव एनालिसिस दोनों की चर्चा कर देते हैं। तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में यूजिंग ए मैकेनिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, मैकेनिकल बैलेंस भी यूज करने आना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी। प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम लोग को प्रिपेयर करने के लिए सीखना है। फिर स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना है, गिवन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय टाइट्रेटिंग विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस, स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना है, कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करना है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय टाइट्रेटिंग अगेंस्ट स्टैंडर्ड सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। ये सब पर मैं आपको फाइल बनाने में हेल्प कर सकता हूँ, प्रैक्टिकल तो यहाँ पर मैं नहीं कराऊंगा। ऑनलाइन प्रैक्टिकल कैसे होगा, इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन आप भी कर सकते हो गूगल करके। डिटर्मिनेशन ऑफ 1 आयन एंड 1 केटायन, कोई साल्ट दिया रहेगा उसमें से एक आयन और एक माने दोनों तरह का एक एक आयन आपको डिटरमाइन करना है, केटायन भी और एनायन भी। केटायन में कौन कौन हो सकता है, तो Pb2+, Cu2+, आर्सेनिक 3+, अल्युमिनियम 3+, Fe3+, Mn2+, निकेल 2+, Zn2+, कोबाल्ट 2+, कैल्शियम 2+, ये सब का चर्चा करना है। एनायंस का भी चर्चा करना है।
और लेकिन जो भी आयन का चर्चा करना है उसमें इनसॉल्युबल साल्ट को एक्सक्लूड कर दिया गया है, इनसॉल्युबल साल्ट को एक्सक्लूड कर दिया गया है। क्लियर? अब देखिए, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन को डिटेक्ट करना, इसके लिए प्रोजेक्ट है, ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको। कुछ रूल फॉलो करना है, लिखा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है जानने की, वो जब आप करने लगोगे उसी समय डिक्टेट होगा, है ना? क्लियर? अब देखिए आगे बात करते हैं। नोट कर सकते हो। अब देखिए आगे बात करिए, आगे मैं बढ़ाता हूं स्लाइड को। ये प्रोजेक्ट का बात था। ये सीबीएसई ने 2 बुक को प्रिस्क्राइब किया, केमिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 11, केमिस्ट्री पार्ट 2 क्लास 11। इसके अलावा आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक ले सकते हो, एनसीईआरटी पब्लिकेशन का ही है एग्जाम्पलर बुक। क्लियर? ज्यादा बुक के झमेला में नहीं पढ़ना है। मैं बताता हूं एकॉस्टिक्स कैसा है इस बार का पैटर्न। देखिए क्वेश्चन पेपर डिजाइन कैसा होगा। क्वेश्चन पेपर डिजाइन कैसा होगा देखिए। देखिए 2 पार्ट में क्वेश्चन होंगे 2020 और 21 में। 2 पार्ट 50-50% वेटेज होगा दोनों पार्ट में, दोनों पार्ट में 50-50% वेटेज होगा क्वेश्चंस का। क्लियर? जैसे एक पार्ट ए है में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ओएमआर पर या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना हो सकता है फॉर द कंप्लीट रेशनलाइज सिलेबस फॉर 2020-21। इसमें एमसीक्यू होंगे और असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन होंगे, या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, या मैच द फॉलोइंग भी हो सकता है, लेकिन होंगे पूरी तरह से एमसीक्यू 50% वेटेज। और पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, लेकिन दोनों का वेटेज बराबर बराबर होगा, है ना? तो जो पार्ट बी क्वेश्चन होगा रीजनिंग टाइप, असर्शन टाइप, एमसीक्यू टाइप बेस्ड, वो केस बेस्ड पर होगा, सोर्स बेस्ड पर होगा, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन होगा। एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन मिलाया हुआ होगा, ए बी सी नंबरिंग कर करके। और दूसरी बात, इसमें कोई चैप्टर वाइज वेटेज इस बार नहीं है, नो चैप्टर वाइज वेटेज, इसलिए आपको पूरा चैप्टर को लर्न करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि चैप्टर वाइज वेटेज तो है नहीं। और इसके बाद ओवरऑल चॉइस नहीं होगा, लेकिन 33% ऑप्शन आपको मिलेगा।
देखिए, है ना, there will be no overall choice in the question paper, however choice will be given in the section. 33% choice will be given in both section, part A and part B. पार्ट ए में भी 33% चॉइस देगा, पार्ट बी में भी 33% चॉइस देगा। क्लियर? अब देखिए, जो 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है वो कितने क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, और सारे का क्वेश्चन 1 मार्क्स का। 19 क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन है, तो टोटल मार्क्स आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन से कितने आ जाएंगे, 19 मार्क्स। फिर 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे ऑब्जेक्टिव में जो 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं ऑब्जेक्टिव में जो 2 मार्क्स क्वेश्चन हैं, तो उनका वेटेज 10 मार्क्स हो गया। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं ऑब्जेक्टिव में जिनका मार्क्स 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, यानी 6 मार्क्स, टोटल 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, और टोटल एग्जामिनेशन 70 मार्क्स का तो ही होना। इसके बाद अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सेक्शन में कितने, 26 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो 33% सेक्शनल चॉइस होगा हर एक सेक्शन में। मतलब मान लो कि 9 क्वेश्चन है, उसमें 3 क्वेश्चन पर आपको चॉइस मिलेगा, ये क्वेश्चन करिए, नहीं तो और में दूसरा क्वेश्चन दिया रहेगा, दोनों सेक्शन में, सेक्शन ए में भी और सेक्शन बी में भी। अब देखो, पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव का चर्चा करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में ये देखिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 4 होंगे जो 2 नंबर वाले होंगे, तो टोटल 8 मार्क्स हो गए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 4 होंगे 2 नंबर वाले, तो टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। फिर 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे शॉर्ट वाले में ही जो 3 मार्क्स के होंगे, तो 12 मार्क्स उनका हो गया। तो कितने हो गए, 20, बचा 15 मार्क्स। तो 3 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप होंगे जो 5 मार्क्स पर क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन होंगे, तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 35 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव में, 35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में, 26 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है और 11 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में है। ठीक है, यानी टोटल 37 क्वेश्चंस आपको इस बार 11 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें बनाना पड़ेगा। क्लियर? आगे बात करें, अब देखिए डोमेन का बात करते हैं, मतलब लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज का, कितना टफ क्वेश्चन होगा, कितना आसान क्वेश्चन इस बार रहने का पॉसिबिलिटी है, जो सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी किया है। रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड 40% क्वेश्चन होगा, रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड 40% क्वेश्चन होगा, यानी 28 मार्क्स आपको रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड आएगा। ठीक है, ये रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड हो गया, 40%, 28 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद अब देखिए, रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग क्या है, एग्जिबिट मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट्स, यानी फॉर्मूला एंड फैक्ट्स आपको रिमेम्बर करके रखने, उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेगा। ऐसा ना कि फॉर्मूला ही आपको याद न रहे तो आप मुसीबत में आ सकते हो। फिर टर्म्स याद रखने, डेफिनेशन छोटे छोटे, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स, जो आप फैक्ट्स का अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स, जो आप फैक्ट्स का रखते हो उसको लिखने की भी क्षमता रखिए, उसको एक्सपोज करने की भी क्षमता रखिए। इसलिए राइटिंग स्किल भी बढ़ा लेना। और आइडिया, जो आप आइडिया दे सकते हो क्वेश्चन में, फैक्ट को ऑर्गेनाइज करके, इंटरप्रेट करके, कंपेयर करके, ट्रांसलेट करके वो देना है, और मेन आइडिया को जरूर स्टेट करना है। ये आपका इजी क्वेश्चन हो गया। ये डोमेन जो रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग है,
इसको इजी क्वेश्चन मानते हैं, तो इजी क्वेश्चन इस बार 40% आएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है 11th का जो एग्जाम होगा उसका, है ना। 12th में भी यही सिनेरियो रहेगा इस बार। अब देखिए आगे, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है आगे। तो न्यू सिचुएशन का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। न्यू सिचुएशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करोगे, मतलब न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए क्वेश्चन आएंगे वो 30%। न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे तो फैक्ट्स, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आएगा, फैक्ट्स लिखने के लिए आएगा, डिफरेंस आ सकते हैं, तो एक्वायर्ड नॉलेज रहेगा, तब तो ये सब हम लोग कर पाएंगे। फैक्ट्स की जानकारी रहेगी, टेक्निक्स का, और रूल इन ए डिफरेंट वे। एक रूल को दूसरे तरह से इंटरप्रेट करने का टेंडेंसी आपको, इंटरप्रेट करने का राइटिंग स्किल आपको सीखना पड़ेगा। यानी 30% क्वेश्चन मीडियम रहेगा, एवरेज लेवल का, यानी 21 मार्क्स एवरेज। तो एवरेज विद्यार्थी के लिए देखो 28 मार्क्स यहाँ और 21 मार्क्स यहाँ, 49 नंबर तो एवरेज विद्यार्थी ला दिया। 49 में एवरेज विद्यार्थी 49 नंबर यहाँ पर लाएगा, कहीं पर मार्क्स कटने की चांसेस नहीं है। और 49 यहाँ प्रैक्टिकल में 30 में 29, देखो तो कितना हो गया, 30 भी आ सकता है, 30 में 29 मान रहा हूं, तो देखिए कितना हो गया, 78 मार्क्स तो आपका यहीं पर हो गया। अब जो टफ क्वेश्चन है उसमें आप 50% भी बना दिए, मैं एवरेज विद्यार्थी का बात कर रहा हूं, तो उनको 90% आ जाएगा। ये सिनेरियो है कि एवरेज विद्यार्थी भी इस बार 90% मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। और थोड़ा सा बढ़िया विद्यार्थी है, जम के पढ़ दिया तो 100 आउट ऑफ 100 आएगा बिना शक के। आप आराम से पढ़िए, हर एक लेक्चर को अटेंड कीजिए, देखिए आपको 100 आउट ऑफ 100 नहीं आया तो मुझे कहिएगा। देखो, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएटिंग जो हार्ड क्वेश्चन होगा, इसमें एग्जामिन एंड ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग मोटिव्स। आपको मोटिव्स मेंशन करना होगा, इंफॉर्मेशन को ब्रेक करके देना होगा, क्योंकि बड़ा बड़ा इंफॉर्मेशन हो सकता है। आगे इन्फ्रेंसेज बनाना है, मैंने कंक्लूजन भी निकालना है, फिर एविडेंस निकालना है उसके सपोर्ट में, जो आंसर देंगे उसके सपोर्ट में एविडेंस निकालना है, क्लियर। फिर जो आपने ओपिनियन दिया उसको डिफेंड भी करना, साइंस है उसको डिफेंड भी करना, क्योंकि दूसरा कोई इसको कट कर सकता है, जो आपको ओपिनियन दिया है वो भी सुटेबल जजमेंट उस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग दे करके। जो आप आइडिया दे रहे हैं उसकी वैलिडिटी भी देना है, सोर्स देना है कि कहां से आया है ना। अब क्वालिटी ऑफ वर्क बेस्ड ऑन सेट ऑफ क्राइटेरिया, ये भी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करना है टुगेदर बहुत अच्छे तरीके से, ताकि पढ़ने वाले के मन में गुड फीलिंग जाए। फिर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को भी प्रोपोज करना है। मान लिया जाए कि आप दूसरा सॉल्यूशन जानते हो तो उसको भी प्रपोज करने में कोई परेशानी नहीं है, क्लियर। तो मेन इस पर फोकस करना है, मेन इस पर फोकस करना है कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मेरे को 26 क्वेश्चन रहने वाले इस बार, एकदम पेपर खूब बढ़िया से जाना चाहिए, है ना। फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मेरे पास कितने रहने वाले हैं इस बार, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये रहा, इतने रहने वाले हैं, यानी 26 ऑब्जेक्टिव और 11 सब्जेक्टिव ये है। अब एक्सपेरिमेंट का बात कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रैक्टिकल सिलेबस आप नोट कर लीजिए, मैं नोट करा देता हूं। माइक्रोकेमिकल मेथड से प्रैक्टिकल सिलेबस को आप नोट कर लीजिए, मैं नोट करा देता हूं, है ना। देखिए,
3 प्रैक्टिकल करना है, 11th हो या 12th, यही 3 प्रैक्टिकल आपको फाइनल एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। प्रैक्टिकल में है ना, क्या क्या होगा? तो पहला वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पर बेस्ड 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है ना, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। बेहतर होगा कि आप प्रैक्टिकल को करने के लिए सीख ही लेंगे। दूसरा सॉल्ट एनालिसिस, दूसरा सॉल्ट एनालिसिस, और तीसरा कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट होगा। कोई कंटेंट आपको दिया रहेगा, तीसरा एक्सपेरिमेंट जो होगा वो होगा कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। क्लियर? ये 3 ही क्वेश्चन हम लोग के एनुअल एग्जामिनेशन में आते हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, तीनों पर। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पर 8 मार्क्स का, सॉल्ट एनालिसिस 8 मार्क्स का, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट पर 6 मार्क्स का। कितना नंबर का हो गया? ये फाइल आपको 22 नंबर दे देगा। क्लियर? फिर क्या है? प्रोजेक्ट वर्क, जो आप प्रोजेक्ट किए उस पर 4 नंबर, और आपका क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा पर 4 नंबर। ओवरऑल 30 मार्क्स आपको इससे आएगा। अब देखिए क्या क्या प्रैक्टिकल होगा, जिसमें से आपको 3 प्रैक्टिकल लिखने के लिए दिया जाएगा। सीबीएसई से कॉपी लेना होता है ना, वो जो एग्जामिनर आता है एक्सटर्नल एग्जामिनर, वो क्वेश्चन डिसाइड करता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन होगा। इंटरनल एग्जामिनर भी आपके पास रहेंगे, आपके स्कूल वाले, लेकिन क्वेश्चन डिसाइड एक्सटर्नल एग्जामिनर करता करके क्वेश्चन डिसाइड करते हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स जान लीजिएगा। बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स जान लीजिएगा। इसमें सब, उसमें भी क्या? कटिंग ग्लास रॉड एंड ग्लास ट्यूब, कटिंग ग्लास ट्यूब and glass rod, bending a glass tube, तीसरा में ड्राइंग आउट ए ग्लास जेट। ग्लास जेट को ड्रॉ कैसे करोगे? ड्राइंग आउट ए ग्लास जेट। क्लियर? चौथा बात क्या है? बोरिंग ए कॉर्क। इतना चीज आप बेसिक कॉन्सेप्ट में जान लोगे। बोरिंग ए कॉर्क नोट करते जाइएगा। इनफैक्ट ये सब धीरे धीरे आप स्टडी से भी जान सकते हो, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल करोगे तब ही जानोगे। नोट कर लो जल्दी से, टाइम भी फिनिश होने वाला है। अब देखिए, इसके बाद है बी नंबर में कैरेक्टराइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस। कैरेक्टराइजेशन एंड purification of chemical substance।
कैरेक्टराइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस। इसमें क्या है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट निकालने को पूछ सकता है और बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहला डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को डिटरमाइन करना है। फिर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इम्प्योर सैंपल, किसका किसका वो भी मैं बताता हूं। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ impure sample of any one of the following, of any one of the following। कोई सैंपल दिया है, इसी का किसी एक का क्रिस्टलाइजेशन जान लीजिएगा। क्या क्या है, एलम कॉपर सल्फेट और बेंजोइक एसिड। एलम कॉपर सल्फेट CuSO4 और कौन सा है, बेंजोइक एसिड, है ना, नोट कर लीजिए। तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन है कुछ, ये आपका कैरेक्टराइजेशन हो गया। शुरू में बेसिक टेक्निक्स था, 4 पार्ट में बांटा है। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। कैसे करना है, यूजिंग ए मैकेनिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। यूजिंग ए मैकेनिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तीसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ गिवन सॉल्यूशन। determination of strength of given solution of sodium hydroxide by titrating it against standard solution of oxalic acid. By titrating it
against standard solution of oxalic acid of oxalic acid sodium hydroxide by titrating it with standard solution of oxalic acid. ये तीसरा नंबर हुआ। चौथा, नोट कर लीजिए, preparation of standard solution of sodium carbonate. Fourth number, preparation of standard solution of sodium carbonate. Standard solution of sodium carbonate. पांचवा नंबर, determination of strength of a given solution. Determination of strength of a given solution. Determination of strength of a given solution of sodium hydroxide. Of sodium hydroxide नहीं, of hydrochloric acid by titrating it against standard sodium carbonate solution. Standard Na2CO3 solution. क्लियर? नेक्स्ट लास्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस। 1 मिनट में हो जाएगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस, सी पोर्शन हो गया, डी पोर्शन। क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसमें क्या करना, एक केटायन और एक एनायन को डिटरमाइन करना। डिटर्मिनेशन ऑफ वन केटायन एंड वन एनायन इन ए गिवन सॉल्ट। कौन कौन केटायन को दे सकता है? Pb2 प्लस, Cu2 प्लस, AS3 प्लस, Al3 प्लस, Fe3 प्लस, Mn2 प्लस, Ni2 प्लस, Zn2 प्लस, CO2 प्लस, Ca2 प्लस, Sr2 प्लस, Ba2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस। ये सब केटायन का चर्चा करना। और एक और केटायन है NH4 प्लस।
इसके बाद एनायंस का डिस्कशन करना है इन सभी कैटायंस के बाद। नोट करिए एनायन कौन कौन है, इनसॉल्युबल साल्ट को केवल नहीं लेना। क्लियर? आप देखिए ये कैटायन हो गया, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, साल्ट एनालिसिस। एनायन कौन कौन है, तो कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइट, सल्फाइट SO3 2-, सल्फेट SO4 2-, नाइट्रेट NO3-, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फॉस्फेट, इन सब में से किसी एक का डिटर्मिनेशन आप कर सकते हो। C2O4 2-, एसिटेट आयन CH3 COO-। बस इनसॉल्युबल साल्ट नहीं लेना है, इनसॉल्युबल साल्ट सिलेबस में नहीं है ना। ये आपको सारा डिस्कशन हो गया, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे पढ़ाई